दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिभाशाली बालक के परिचय, पहचान, इनकी विशेषता और इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तथा विकास में उस राष्ट्र के प्रतिभावान बालक बालिकाओं का योगदान रहता है। प्रतिभाशाली बालक से तात्पर्य उन बालकों से हैं जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से भिन्न होती है। प्रतिभाशाली बालक में विकास की संभावना अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे होशियार बालक, श्रेष्ठ बालक और तीव्र बालक। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सामान्य बालक या अन्य जो भी बालक होते हैं उन सभी से तेज होते हैं, यानी कि उनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। और ऐसे बालक बालिकाओं को होशियार, श्रेष्ठ, तीव्र बालक, इस तरीके से इन्हें और भी नामों से जाना जाता है। आगे लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, संगीत, नेतृत्व आदि में विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे इनकी विशेषताओं को जानेंगे हम कि कैसे इन्हें और कितने आधार पर परिभाषित किया जाए, तो इनकी विशेषता जानेंगे हम। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखा है, प्रतिभाशाली बालक का शब्द भंडार सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। तो यदि आपको कोई बालक दिखे और उसका शब्द भंडार या फिर उसका बातचीत करने के तरीके से आपको लगे कि ये बच्चा छोटा है पर अभी से कितने अच्छे से बात करता है, तो जो बच्चा बड़ों की तरह बात करता है बालक होकर, छोटा होकर, उसका अर्थ ये होता है कि उसका शब्द भंडार जो होता है वो बहुत अधिक होता है, विस्तृत होता है अन्य बालकों से। तो ये भी पहचान है, विशेषता है प्रतिभाशाली बालक की। दूसरा है, प्रतिभाशाली बालक कठिन विषयों में भी अधिक रुचि रखता है। दोस्तों, हर छोटे बच्चे या बालक को मैथ जो होता है वो काफ़ी कठिन विषय लगता है, या फिर उसे जिस विषय में रुचि नहीं होती है उसे वो विषय कठिन लगता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसे कठिन विषय में भी रुचि होती है। वो सभी विषयों में रुचि रखता है, लेकिन जो कठिन विषय होता है उसमें उसकी रुचि अधिक होती है। आगे है, प्रतिभाशाली बालक में अमूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक विद्यालय परीक्षा में अधिक अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो बालक प्रतिभाशाली होगा, जिसका शब्द भंडार इतना है, अमूर्त चिंतन गुण पाया जाता है जिसमें, वो उसका तो एग्ज़ाम में अधिक नंबर आएगा ही आएगा। आगे है, प्रतिभाशाली बालकों का सामान्य ज्ञान अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। ये इनका जो जनरल नॉलेज होता है ये भी काफ़ी अधिक होता है, यानी कि ये अपने विषय के साथ साथ जो सामान्य ज्ञान विषय में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब पे रुचि रखते हैं, उन सब में रुचि रखते हैं। नोट में लिखा है कि सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक नहीं हो सकते। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि उनमें सृजनात्मक विकास भी हो, सभी सृजनशील नहीं हो सकते। अब है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। इनकी पहचान के लिए निम्नलिखित विधियों पर या निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे पहला है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण करके हम जान सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कौन है, या सामान्य बालक से अधिक जानता है या कम जानता है, या फिर बालक जो है प्रतिभाशाली है या नहीं। तो बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करता है। यह बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकता है। बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधार पर भी किया गया है, अर्थात शाब्दिक और अशाब्दिक। दोस्तों, ये जो बुद्धि परीक्षण होता है ये शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक, यानी कि लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। और इसके अलावा ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, यानी कि दो लोगों के बीच और या फिर कई लोगों के बीच, समूह के बीच भी हो सकता है। आगे लिखा है, शाब्दिक परीक्षणों में कागज और पेन या पेंसिल का प्रयोग होता है और अशाब्दिक परीक्षणों में कोई क्रिया करवाई जाती है। टर्मन के अनुसार 140 या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रवणता परीक्षण। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रवणता बालकों के सम्मान को अभिव्यक्त करती है, तो यह सम्मान बालकों की भविष्य की उन्नति के बारे में अनुमान लगाता है। अतः प्रवणता बालकों के भविष्य से संबंधित होती है। इस प्रकार के परीक्षणों के लिए अध्यापक का प्रशिक्षण आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे परीक्षणों से प्राप्त अंकों का अर्थ मापन प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। तो दोस्तों, ये प्रशिक्षण जो होता है या परीक्षण, ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो मापन में प्रशिक्षित हो।
आगे दोस्तों, संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं। जो बच्चे के आस पड़ोस के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या माता पिता, उनसे भी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं, या फिर उसके अंदर कितना ज्ञान है, उसका शब्द भंडार कितना है। हम उनके संबंधियों से भी जान सकते हैं। तो जैसे लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करना और उनसे बालकों के बारे में रिपोर्ट मांगना अति लाभदायक होता है। संबंधित व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग व उनके मित्रगण सम्मिलित हैं। इन सब से आवश्यक सूचना एकत्रित करके अध्यापक प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा और उसकी प्रतिभा के स्तर को भली भांति जान सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके प्रतिभा की खोज करने का प्रयत्न कर सकता है। आगे लिखा है दोस्तों, इस प्रकार प्रतियोगिताएं कई बार बहुत लाभकारी होती हैं। तो दोस्तों, प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि बालक कितना प्रतिभाशाली है, और इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों से भी जान सकते हैं कि बालक कितना प्रतिभाशाली है। उनके संबंधित व्यक्तियों जो होते हैं, यानी कि मित्र, आस पड़ोस के लोग, इन लोगों से भी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। वो काफ़ी लाभकारी होता है। संबंध व्यक्तियों का परीक्षण काफ़ी लाभकारी होता है। आगे दोस्तों, निष्पत्ति परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की खोज के लिए अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता ले सकता है। इस प्रकार के परीक्षणों में बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान बड़ी सुगमता से हो जाता है। तो ये 4 परीक्षण थे दोस्तों, जिसके द्वारा हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। आगे है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था। अब हम जानेंगे इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है। लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं और विशेषताओं को देखते हुए उनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। उनकी शिक्षा के लिए अध्यापक को कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे पहला, अवसरों की समानता। सामान्य हो या प्रतिभाशाली, उन सभी को समान अवसर देना चाहिए। दोस्तों, इस हेडिंग में यही लिखा है कि अवसरों की समानता। जैसे लिखा है कि सभी सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सभी को अपनी अपनी प्रतिभा के विकास की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। चाहे वो सामान्य बालक हो या प्रतिभाशाली हो, दोनों को समान रूप से अवसर देना चाहिए सीखने का, और दोनों को अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा, तीव्र उन्नति नहीं। प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक उन्नति के लिए उन्हें शीघ्रता से या समय से पहले एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती। इससे इन बालकों और नई कक्षा के बालकों की शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परिपक्वता में अंतर पड़ जाता है, और ऐसा करने पर प्रतिभाशाली बालकों का सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा होगा आपने कि जो बच्चा काफ़ी तेज होता है पढ़ने में, अगर वो 5 में, तो उसका एडमिशन 6 में ना करवा के 7th में करवा दिया जाता है। तो ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं होता है, बल्कि इससे बालक को ही दिक्कत होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है, वो अगर 5 से अगर 6 में नहीं जाएगा, सीधे 7 में जाएगा, तो जो वो बच्चे होंगे, उसके क्लासमेट जो होंगे, वो उससे थोड़े बड़े होंगे उम्र में, तो वो उनके साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परिपक्वता में भी अंतर पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे दोस्तों, पाठ्यक्रम समृद्धि प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः किसी कार्य को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं, अतः उनका पाठ्यक्रम समृद्ध होना चाहिए। होलिंग्सवर्थ ने पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए सुझाव दिया, जैसे नागरिकता का अध्ययन, जीवन गाथाओं का अध्ययन, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन। ये 4 तरीके का नियम बताया होलिंग्सवर्थ ने। तो इससे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनका पाठ्यक्रम समृद्ध होता है। आगे दोस्तों, असामाजिक आदतों को रोकना। यदि प्रतिभाशाली बालकों की सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करेंगे, तो वह सामाजिक दृष्टि से अवांछित दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे या बढ़ सकते हैं। अतः उनमें बुरी सामाजिक आदतों को रोकने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों के लिए इसलिए भी अनिवार्य है कि जरूरी नहीं कि जो बच्चा प्रतिभाशाली या पढ़ने में तेज है, वो असामाजिक कार्य न करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक सृजनशील ही हो। अगर वो सृजनशील है, तो वो उस क्षमता का सही प्रयोग करे, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो बालक है, उसे प्रतिभाशाली बालक है, उसे लगातार शिक्षा देना अति आवश्यक होता है। और शिक्षक जो होते हैं, उनके साथ जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है बालकों के साथ, वो भी उचित ढंग का होना चाहिए। नहीं तो बालक जो होते हैं वो असामाजिक कार्य करने लगते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, ऐसे कार्य करने लगते हैं। तो शिक्षा अनिवार्य है प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी।
आगे दोस्तों सर्वांगीण विकास पर बल। प्रतिभाशाली बालक को किसी एक ही पक्ष में विकसित होने के लिए प्रेरित करने की बजाय सभी पक्षों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इनमें शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक पक्ष शामिल है। बौद्धिक और शैक्षिक पक्षों के विकास के लिए अन्य पक्षों को जोड़ा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालक को अगर साइंस पसंद है तो सिर्फ साइंस पर न ध्यान देते हुए सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिलवाना चाहिए, उनका ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। इसे कहते हैं सर्वांगीण विकास पर बल देना। तो अगर वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो इससे जो उसका संवेगात्मक पक्ष होता है, सांस्कृतिक संवेगात्मक पक्ष, ये सब उसके शारीरिक, सामाजिक, नैतिक के साथ शामिल हो जाता है, नैतिक पक्षों के साथ। तो दोस्तों सर्वांगीण विकास पर बल देने के लिए बालक को किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट, सभी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा जाना चाहिए। आगे दोस्तों शिक्षा का आधार बालक का अध्ययन। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा उसके अध्ययन और उसकी प्रतिभा पर आधारित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसकी विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली बालक केंद्रित होनी चाहिए, अन्यथा उसकी प्रतिभा व्यर्थ चली जाती है। दोस्तों जो भी शिक्षा दिया जाता है बालकों को, उसका केंद्र पाठ्यक्रम और शिक्षक न होकर बालक को ही बनाना चाहिए। तभी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो विशेष रूप से बालक के लिए सफल होती है। और बाल केंद्रित होने से एक और फ़ायदा है कि जब बाल केंद्रित होता है तो बालक को ही आधार मानकर पढ़ाया जाता है, तो बालक जो होता है वो पढ़ाई में रुचि भी लेता है। आगे दोस्तों प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान देना। जो बालक विशेष रूप से प्रतिभाशाली होते हैं उनको अति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अध्यापक उनका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख सकता है। इस प्रकार उनकी विशेष प्रतिभा को निश्चित व उचित दिशा मिलती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जरूरी नहीं कि पढ़ने में तेज है तो उन पर ध्यान न दिया जाए, उनका व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देना अति आवश्यक होता है। आगे अहम मान्यता को रोकना, यानी कि जो उनके अंदर प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें सब कुछ आता है तो घमंड भी आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस सिद्धांत का पालन करना भी अति आवश्यक है कि उनमें जो अहम मान्यता यानी घमंड होती है उसे रोकी जा सके। इसके अलावा और भी तरीके हैं दोस्तों, जैसे सामान्य रूप से कक्षोन्नति, विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बालकों की शिक्षा, विशेष अध्ययन की सुविधाएं, सामाजिक अनुभव का अवसर, नेतृत्व का प्रशिक्षण और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, विशेषता, पहचान, परिचय। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।